हमारा अगला टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बच्चों, वेक्टर को मल्टीप्लाई करते समय हमें केवल मैग्नीट्यूड का नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ही ध्यान रखना होता है। बच्चों, जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें वेक्टर भी मिल सकता है, स्केलर भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बच्चों, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मुझे स्केलर मिलता है तो ऐसे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारा रिजल्ट वेक्टर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग नाम देंगे क्रॉस प्रोडक्ट या उसी को वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आना है। डॉट इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्ट लेते समय डॉट यहाँ लगाया जाता है दो वेक्टर के बीच में सिंबल। ए डॉट बी अगर स्केलर आता तो ऐसे को हम डॉट प्रोडक्ट का नाम देंगे। सपोज करिए हमारे पास बच्चों दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर हमारा ये है, दूसरा वेक्टर बी है। ये डॉट बी अगर हमें करना है रिजल्ट क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बच्चों, अब यहाँ सब कुछ डिपेंड करता थीटा क्या है। थीटा जितना कम या ज़्यादा होगा उसके हिसाब से डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट चेंज होगा। मान लीजिए दो वेक्टर यहाँ हों और कितने एंगल पर हों, 0 डिग्री पर हों, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस जीरो इन दी सेंस 1, ए बी ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। रिजल्ट हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट कितने डिग्री पर मैक्सिमम आएगा, ध्यान रहे 0 डिग्री पर। मान लेते हैं बच्चों दो वेक्टर इस प्रकार से हों कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए। एक वेक्टर यहाँ है ए और एक वेक्टर यहाँ है बी। वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज 90 डिग्री। अगर इनका बच्चों हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए डॉट बी क्या होगा, देन वी विल गेट हियर ए बी कॉस 90 डिग्री एंड कॉस 90 इन द सेंस 0। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री पर हमेशा 0 आएगा। बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बच्चों ये बी अगर इनके बीच में एंगल 180 डिग्री हो, मतलब मैं ये कह लूँ वेक्टर ये एंटी पैरेलल हो वेक्टर बी से, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 180 हो जाएगा। यानी रिजल्ट आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। रिजल्ट यहाँ निगेटिव आ गया। अब बच्चों ये पूरे एनालिसिस को अगर एक जगह समराइज करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी का रिजल्ट माइनस ए बी और प्लस ए बी के बीच में आएगा। मैक्सिमम वैल्यू हमारा प्लस ए बी होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ए बी। उनके बीच में यहाँ बराबरी पे लाई कर सकता है। और अगर वहीं पर कभी आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि ए डॉट बी के मॉडुलस कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ए डॉट बी का जब हम मॉड ले लेंगे ना बच्चों तो माइनस का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। जब माइनस का मतलब यहाँ नहीं रह जाएगा तो इसका मतलब ये जितना है उतना ये भी बन जाएगा। ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू ए बी होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी नहीं होगा, क्योंकि माइनस तो अब बचेगा ही नहीं। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। अगर मॉडुलस के साथ यही चीज़ पूछा जाता है तो ए डॉट बी की जो वैल्यू होगी वो 0 और ए इंटू बी के बीच में लाई करेगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक लीजिए बच्चों, हमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना हो और दोनों वेक्टर आई जे और के टर्म में लिखे हों। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसमें आई जे के यूनिट वेक्टर होता है, आपको पता है। उस टर्म में अगर ये लिखे हों और इनका डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो क्या होगा, सिंपली आपको यही करना है। बहुत फेमस, कई बार आप कर चुके हैं, मैं याददाश्त ताजा कर रहा हूँ। a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे वेक्टर ये है। वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। सपोज वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a विथ b, देन व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, i के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन i के कोएफिशिएंट से सीधे सीधे कर देना है। 2 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस होगा 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू प्लस 4 यानी 3 इंटू 4। यहाँ के अंदर j का j से और k के कोएफिशिएंट का k के कोएफिशिएंट से, मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा 3, और सबको सम कर लेना है। ये पूरा सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 सब जोड़ेंगे 28, यहाँ रिजल्ट मिल गया।
बच्चों सिमिलरली यहाँ के अंदर क्या है, मान लीजिए दो वेक्टर हमारा ए और बी है। इस बार मैंने एग्जांपल ऐसे लिया है, ए की वैल्यू है 3i कैप माइनस 5j कैप, बी की वैल्यू है 2j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा, आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप पहले एक काम करिए, इन सबको सिस्टमैटिक ढंग से लिख लीजिए। 3i कैप माइनस 5j कैप के मिसिंग है तो लिख लीजिए प्लस 0k कैप, ठीक है, आसान हो जाएगा। 2j कैप प्लस 5k कैप आई मिसिंग है तो यहाँ आई को लिख लीजिए 0i कैप, सीरियल से ताकि रहे, ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि आपकी आदत होती है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करने की। अगर यहाँ ऐसे कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आई का आई से करना है, जे का जे से करना है, के का के से करना है। अब यहाँ सही हो गया, ये 3 इंटू 0 करेंगे ए डॉट बी, मतलब आई के कॉफिशिएंट का अगले आई के कॉफिशिएंट से 3 इंटू 0 प्लस जे के कॉफिशिएंट मीन्स माइनस 5 का किससे, प्लस 2 से। यहाँ पर बच्चों 0 का किससे, 5 से। सॉल्व किया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, रिजल्ट मिल गया -10। ठीक है बच्चों, ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट का रूल। और डॉट प्रोडक्ट का एक और यूज होता है खास, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बच्चों एक सवाल ये आता है, कोई दो वेक्टर देगा ए और बी, उसमें से कहेगा किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट अगले वेक्टर के अलांग क्या होगा। तो देखो इसको डॉट प्रोडक्ट की सहायता से कैसे आसानी से आप सॉल्व करोगे। बेटा जी यहाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये अलांग वेक्टर बी के अलांग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। देखिए मान लीजिए वेक्टर ये यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ये का कंपोनेंट बी के अलांग मीन्स ये कॉस थीटा, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, और यहाँ ए का कंपोनेंट बी के अलांग होगा ये कॉस थीटा। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, ए का कंपोनेंट बी के अलांग निकालना है, मतलब मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो बच्चों पहले मैं डॉट प्रोडक्ट से शुरुआत करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर बच्चों ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा मैं लिखता हूं तो ये डॉट बी अपान बी का मैग्नीट्यूड, एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या है, ये कॉस थीटा, तो जो चाहिए है उसको बचा लेंगे, बाकी को दूसरे साइड भेज देंगे। ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, बी, यहाँ ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड, ये डॉट बी कैप हो गया। बच्चों ये आ गया ए का कंपोनेंट बी के अलांग। सिमिलरली हो सकता है सवाल ऐसे आए, बी का कंपोनेंट ये के अलांग क्या होगा। बच्चों अगर आपको भूल गया तो ऐसे एक डायग्राम छोटा सा बनाइएगा, आपको याद आ जाएगा। तो बी का कंपोनेंट ये के अलांग मीन्स मुझसे पूछा गया बी कॉस थीटा क्या होगा। हम अपने एनालिसिस की शुरुआत बच्चों डॉट प्रोडक्ट से करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा, यहाँ के अंदर आ गया बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये। अब ये डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के अंदर इसको बी डॉट ये कर दिया डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूँ ये कैप, माने कि यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ये। तो यहाँ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ये हमारे पास आ गए बी डॉट ये कैप। जैसे कोई सवाल, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, दिस क्वेश्चन इज हियर, वेक्टर ए इज गिवन दिस मच, वेक्टर बी इज गिवन दिस मच। The question is that what will be the component of vector A along vector B? That is quite easy to solve now. Vector A का component vector B के along क्या होगा, इसको निकालने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ कहेंगे हम दोनों साइड का डॉट प्रोडक्ट ले लेते, दोनों साइड नहीं माफ करिएगा, हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दोनों का ले लेते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों, मिलेगा ए बी कॉस थीटा। ध्यान रहे क्या निकालना है, ए का कंपोनेंट बी के अलांग, ए का कंपोनेंट बी के अलांग मीन्स मुझे निकालना है ये कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड सभी चीज़ों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये डॉट बी निकालेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 4 इंटू 2 प्लस हो जाएगा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ गया 6। ये हो गया बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये अलोंग। अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। पहली बात, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट हमें वेक्टर मिले तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम क्रॉस साइन का यूज़ यहाँ कर रहे होते हैं। अब एक ज़रूरी बात,
अगर ये क्रॉस बी से हमें वेक्टर मिला तो वेक्टर के दो पंख बच्चों, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसके पास है तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, ये क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट, ये और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। यहाँ ए और बी दो वेक्टर हैं तो सवाल उठा मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा। सर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं कि इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को याद रखिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, सिंपली आप निकाल सकते हो। बट यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल आपको जानना पड़ेगा जिसको बच्चों हम लोग नाम देते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल हमसे क्या कहता है कि अपने दाहिने हाथ को, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा थंब है, ये पाम है, ये 4 फिंगर्स यहाँ पर हैं। बच्चों हम क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ के अपने राइट हैंड के चारों अंगुलियों को पहले वेक्टर की दिशा में, सपोज करिए यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे बाय राइट हैंड कर्ल रूल। इसमें ए क्रॉस बी की, ए और बी दो वेक्टर हैं, हमें ए क्रॉस बी से मिलने वाले वेक्टर की डायरेक्शन खोजना है। ए का डायरेक्शन तो दिख रहा है, बी का डायरेक्शन तो दिख रहा है, सर ए क्रॉस बी से कोई नया वेक्टर मिला होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। इसके लिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, अपने दाहिने हाथ के चारों अंगुलियों को पहले वेक्टर की दिशा में, पहला वेक्टर कैसे पहचानेंगे, जो पहले आए, यहाँ पर बच्चों पहले वेक्टर की दिशा के लॉन्ग रखकर इस अंगूठे को, थंब को थोड़ा ऐसे परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा मत रख देना कि टूट जाए। यहाँ पर बच्चों इस ऐसे परपेंडिकुलर रखने की कोशिश करेंगे और दूसरे, इन चारों अंगुलियों को दूसरे वेक्टर की दिशा में कर्ल कराएंगे, घुमाएंगे यूं। ऐसी दशा में जो हमारा एक्सटेंडेड थंब जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, वही डायरेक्शन ये क्रॉस बी की होगी, यानी कि ये क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ के अंदर परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ गया। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ये यहाँ मुझे देखना हो, चारों अंगुलियों को, अब पहला वेक्टर बी हो गया, पहला वेक्टर के डायरेक्शन में रखते हुए दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में घुमाइए। एक्सटेंडेड थंब उस समय जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो वही डायरेक्शन बी क्रॉस ए की होगी, यानी बी क्रॉस ये जो हमारा होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर किधर होगा, इनवर्ड होगा। बोर्ड के हिसाब से परपेंडिकुलर इनवर्ड आप कॉपी में देखोगे तो आप परपेंडिकुलर अपवर्ड कह सकते हो और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड कह सकते हो। ठीक है, यहाँ के अंदर बच्चों फिर हम बात करेंगे कंप्लीटली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर भी इक्वल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें मिलना तो वेक्टर था, इतना केवल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अनकैप एक यूनिट वेक्टर हुआ, कहाँ के एलांग, ये क्रॉस बी के एलांग। ए क्रॉस बी से कोई वेक्टर मिलेगा उसके एलांग ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है बच्चों, आइए इसमें खास बातों की चर्चा। मान लीजिए बच्चों केस हो हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, यूनिट वेक्टर एलांग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलांग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलांग जेड एक्सिस। अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी आई क्रॉस जे करने की, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस जे करने पर हमें रिजल्ट जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा यूनिट वेक्टर एलांग जेड एक्सिस, जो कि के कैप के बराबर होगा। यानी आई कैप क्रॉस जे कैप अगर कभी भविष्य में हमें ज़रूरत पड़ी या कभी पढ़ा भी होगा आपको, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू के कैप के बराबर आपको लिख देनी है। और अगर इसका उल्टा हम लेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप की जगह जे क्रॉस आई अगर करेंगे तो के की बजाय माइनस के कैप आ जाएगा। सिमिलरली आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप एंड के क्रॉस आई जे कैप। और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। जे क्रॉस के अगर आई कैप है तो के क्रॉस जे माइनस आई कैप आएगा। के क्रॉस आई अगर जे कैप है तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप होगा। बच्चों इसको ऐसे समझें, आई जे के, यहाँ मैंने तीनों को रख दिया, ये वाला रोटेशन कहलाता पॉजिटिव रोटेशन, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये पॉजिटिव रोटेशन आप लोगे, क्लॉकवाइज जा रहे हो तो निगेटिव रोटेशन लेंगे। आई जे, आई का जे से करोगे तो क्या मिलेगा, के, आई का जे से किया के मिला, और जे
का क्रॉस के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, आई जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो उसी तरह से के क्रॉस आई अगर करोगे तो क्या मिलेगा, जे कैप। उल्टा आओगे तो निगेटिव वैल्यू मिलते चले जाएंगे, जैसे जे क्रॉस आई किया, जे क्रॉस आई माइनस के कैप। आप निगेटिव रोटेशन में चल रहे हो, यहाँ निगेटिव वैल्यू रखते हुए चलेंगे। बच्चों एक सवाल आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, बहुत खास होता है, जरा देखिए, और इजी भी होता है। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास हैं ये और भी। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत मेन कॉन्सेप्ट इसका है, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं। मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास ए और बी हैं और उनके बीच में एंगल थीटा है। आपसे पूछा जाएगा ए क्रॉस बी डॉट ए की वैल्यू क्या होगी। इसी को कहेंगे बच्चों, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके किसी एक से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए तो इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या कभी कभी केवल ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। तो समझिएगा, पहली बात ये क्रॉस बी जब हम करेंगे बच्चों तो इससे हमें कोई वेक्टर मिलेगा। ये क्रॉस बी से जो हमें वेक्टर मिलेगा वो ये और बी दोनों ही के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हम ये क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ये के साथ ले रहे हैं, मतलब ये वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ये के साथ ले रहे हैं। तो ये वाला वेक्टर जो है ये क्रॉस बी, यहाँ के और ये के बीच में एंगल 90 है और 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। इसका मतलब ये क्रॉस बी डॉट ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली ये क्रॉस बी डॉट बी, ये क्रॉस बी डॉट बी, यहाँ के अंदर ये क्या होगा बच्चों, सिंपली ऐसे ही है। ये क्रॉस बी हमारा यहाँ है और ये वाला वेक्टर जो अभी ये क्रॉस बी से मुझे मिला वो बी से कितना एंगल बना रहा, 90। तो 90 डिग्री पर दो वेक्टर, जिसमें एक वेक्टर ये क्रॉस बी है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। सिमिलरली आप कह सकते हो बी क्रॉस ये डॉट ये, बी क्रॉस ये से जो वेक्टर मिलेगा वो इनवर्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर इनवर्ड जाएगा, डॉट ये, बी क्रॉस ये डॉट ये यहाँ है, यानी बी क्रॉस ये और ये के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सिमिलरली बी क्रॉस ये डॉट बी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। इन सबको बच्चों हम लोग कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर के लिए क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। उसका रीजन आपको बताया मैंने। अब एक चीज और, मान लीजिए दो वेक्टर ये और बी हैं बच्चों, ये और बी का यहाँ पर रिजल्टेंट जो ये प्लस बी होगा, दोनों के सम का रिजल्टेंट ये पक्का है उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें ये और बी हैं। दो वेक्टर जिस प्लेन में हैं उनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में लाई करता है, जबकि दो वेक्टर जिस प्लेन में है उनका क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ए और बी से मिलने वाला क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास ये क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर कोई होगा और वो नया वेक्टर कहाँ रहेगा, वो यहाँ रहेगा, जबकि ये प्लस बी वेक्टर उसी प्लेन में रहेगा जिसमें ये और बी हैं। तो ये क्रॉस बी यहाँ है, ये प्लस बी यहाँ, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल अगर 90 डिग्री आ गया बच्चों तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेने जाएंगे रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे बच्चों, 0 के बराबर मिलेगा। बच्चों फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिमिलरली अगर ये प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए के साथ लिया जाए, ये प्लस बी बच्चों उसी प्लेन में है जिसमें ए और बी था, लेकिन बी क्रॉस ए जो हमारा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड चला गया, तो दोनों वेक्टर मींस वेक्टर ये प्लस बी वेक्टर और यहाँ पर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ये से मिलने वाला वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो गए। और अगर ये 90 डिग्री पर हो गए बच्चों तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों। सिमिलरली एक छोटी सी बात, ये और बी दो वेक्टर हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो ये प्लस बी यहाँ कहीं जाएगा। मान लो मैं माइनस करने की बात करूं तो बी को मैं उल्टा करूंगा, माइनस बी होगा और ये और बी माइनस बी का रिजल्टेंट लेंगे, ये माइनस बी यहाँ कहीं आएगा। बच्चों दो वेक्टर का सम करें या दो वेक्टर का डिफरेंस लें, दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट लें या बच्चों डिफरेंस के रिजल्टेंट को निकालें, वो जो वेक्टर हमें मिलेगा सम या डिफरेंस का उसी प्लेन में होगा जिसमें वो दोनों वेक्टर ऑलरेडी विराजमान हैं। सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ ये और माइनस बी
ये और बी अगर ये वाले प्लेन में हमारे बोर्ड के प्लेन में है तो यहाँ पर ये माइनस बी भी उसी प्लेन में होगा, जबकि ये क्रॉस बी या बी क्रॉस ए अगर लोगे तो वो उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी यहाँ कहीं है जबकि ये माइनस बी यहाँ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0। सिमिलरली बच्चों वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी हमारा बोर्ड के प्लेन में है, वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हमारे पास होगा। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0। देखिए दोनों मैंने एक ही लिख दिया, इसको बदल दीजिए, यहाँ के अंदर मैं कर देता हूँ बी क्रॉस ए, इसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। ठीक है, तो आइए ऐसा ही एक दो केस लीजिए बच्चों। ऐसे बहुत सारे वेक्टर हो, मैंने ए बी सी डी 4 वेक्टर ले लिए हैं, देयर आर 4 वेक्टर्स। और खास बात ये कोप्लेनर हैं, ये बी सी डी हमारे बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। तो एक बात पहले मैं स्पष्ट कर दूं बच्चों, अगर कई सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और उनको आप सम कर रहे हो, वेक्टर का सम कर रहे हो, तो कोई नया वेक्टर मिलेगा। सम या डिफरेंस करने से जो नया वेक्टर मिलेगा, अगर सभी वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उनका सम या डिफरेंस चाहे जैसे आप करो, रिजल्ट जो होगा वो उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें सभी वेक्टर लाई कर रहे हैं। क्योंकि ये सभी एक ही प्लेन में हैं तो रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में रहेगा, सम और डिफरेंस कैसे भी करके करो। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट किन्हीं भी दो का लोगे बच्चों तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें ये लोग हैं। तो बच्चों मान लीजिए मैंने कहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, कुछ मिला होगा, नया वेक्टर मिला होगा और नया वेक्टर इसी प्लेन में होगा। जबकि ये क्रॉस बी अगर करूं तो ये क्रॉस बी पक्का है इस प्लेन के या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड, मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे और 90 डिग्री पर अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ के अंदर वेक्टर ये माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी, हम कहे प्लस माइनस आप चाहे जैसे कर लो, इनमें जितने भी वेक्टर लिए गए हैं सभी एक ही प्लेन में हैं तो इनका रिजल्ट जो भी आएगा उसी प्लेन में पक्का होगा जिस प्लेन में ये लोग हैं। और C क्रॉस D उस प्लेन के हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर, या तो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। चेक करने की जरूरत नहीं, बस इतना आप देख लो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0। बच्चों ये प्लस डी माइनस 2c, मैंने कहा प्लस माइनस जैसे भी कर लो, अगर ये सब ये सब एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर हैं, तो इनका सम या डिफरेंस उसी प्लेन में लाई करेगा, यानी कि ये हमारे बोर्ड के प्लेन में लाई करने वाला है। जबकि यहाँ डी क्रॉस बी मैंने किया तो डी क्रॉस बी जो होगा वो हमारे बोर्ड के प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए अब इस पर नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन दो वेक्टर ए और बी आई जे और के फॉर्मेट में दिए होंगे और आपसे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाएगा, या किसी बड़े सवाल में हमको ऐसी आवश्यकता महसूस होगी। तो कैसे इसको करते हैं मुझे पता है आप लोगों को आता है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। बच्चों ये क्रॉस बी पहले हम लिख लेंगे आई कैप जे कैप के कैप, बुक में यहाँ तक दिया रहता है, मैंने अपने ओर से एक स्टेप बढ़ा दिया है ताकि आपको और अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। आई कैप बच्चों यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, उसके बाद मैं आई के पास आऊँगा, हालचाल पूछूंगा, भैया क्या हालचाल, सर बढ़िया है। आई के कॉलम में जितनी भी चीज़ें हैं उनको भूल जाऊंगा मैं और बाकी जे और के को याद रखूंगा। जे और के लिए मैं एरो यूँ लगाऊंगा, जे से के की ओर ऐसे क्रॉस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं करूँगा 3 × 2 माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो यहाँ पर के अंदर बच्चों आई कैप लिखने के बाद आई कैप के कॉलम को भूल जाना है और याद इसको रखना जे और के को। तो यहाँ पर 3 × 2 माइनस हो जाएगा 1 × 2 या 2 × 1, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस जे कैप। अब मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर दूं बच्चों, जब 3 स्टेप में ये काम आप करते हो तो यहाँ माइनस जे कैप लिखना होता है, बट स्टेप मैंने एक इसीलिए बढ़ाया कि हर जगह मुझे प्लस प्लस लिखना हो और काम चल जाए। आप अगर वो रूल जानते हो तो उसी से सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट आपका वही मिलेगा। 4 स्टेप में करोगे ऐसे करके तो यहाँ पर आपको प्लस ही लेना है, ना कि माइनस। हाँ, अगर 3 स्टेप में आप कर रहे हो, यहीं तक लिख के कर रहे हो जैसा आप सीखे होंगे, तो बच्चों आप माइनस ही लिखोगे। फिलहाल यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ उसको देखें, यहाँ हो जाएगा प्लस
प्लस जे कैप। अब यहाँ पर जे को भूल जाइए, जे के आगे सीरियल से जाइए, के और आई आएगा, के और आई एक साथ मुझे यहाँ मिल गए तो मैं क्यों उधर जाऊँगा। यहाँ के लिए बच्चों हो जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2। यहाँ के अंदर कुछ ऐसे आ गया। फिर मैं के पास जाऊँगा, के कॉलम को ढक लूंगा, के आगे बढ़िए तो आई और जे आएंगे साइक्लिक ऑर्डर में, के आई और जे आएंगे, आई और जे यहाँ एक साथ नहीं दिख रहे हैं तो मैं यहाँ चला आता हूँ। आई और जे मुझे एक साथ यहाँ दिखे 2 इंटू 1 माइनस यहाँ मैं करूँगा 3 इंटू 3, ये हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 2 दैट इज 4 आई कैप हो गया यहाँ, प्लस यहाँ के अंदर 6 माइनस 4 यानी कि 2 जे कैप हो गया। और यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 2 माइनस 9 यानी कि माइनस 7 के कैप। ये हमारे पास आ गए ये क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। ध्यान रहे इसमें पहला वेक्टर जो है उसके कोएफिशिएंट को आपको पहले रो में रखना है, और दूसरा वेक्टर पहचानेंगे कैसे, जो बाद में आए, उसका जो कोएफिशिएंट है वो दूसरे रो में रखना है, और आपको इस प्रोसीजर को, इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, आइए इसी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं कुछ और। मान लीजिए एक हमारे पास कोई पैरेललोग्राम बना हो, और पैरेललोग्राम इस तरह से बना हो कि इसके दो अनइक्वल आर्म जो हैं, एडजेसेंट आर्म ए और बी, दो वेक्टर के द्वारा दिखाए गए हों, और इसके दोनों डायगोनल दो अलग अलग वेक्टर d1 और d2 के द्वारा दिखाए गए हों, तो क्रॉस प्रोडक्ट के हेल्प से इसका एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है। अगर हम इसके दोनों आर्म पर जाएं और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा बच्चों इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। और अगर हम इसके अंदर जाएं, दोनों डायगोनल्स इसके हैं d1 और d2 वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट हैं, डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका हाफ कर दें तो बच्चों ये भी पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ती है आप इसको यूज करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मुझे एरिया चाहिए। ट्राइंगल इस तरह से है कि ट्राइंगल के दो एडजेसेंट आर्म यहाँ पर दो वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी करिए और उसका हाफ कर दीजिए, आपको ट्राइंगल का एरिया आसानी से। बच्चों मान लीजिए यहाँ के अंदर दो वेक्टर हमारे पास दिए हो ए और बी, ए इक्वल टू समथिंग एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप, ए एक्स इंटू आई कैप, ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। सिमिलरली बी वेक्टर उसी फॉर्मेट में लिखा है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सवाल ये आएगा कि ये और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर ये और बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे बच्चों तो क्रॉस प्रोडक्ट ये बी साइन 0, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 0, और वहीं से सॉल्व करके एक निचोड़ निकलता है कि ऐसे केस में अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो बच्चों ये देखिए आई के कोएफिशिएंट का आई के कोएफिशिएंट से रेशियो, जे के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट से रेशियो, के कोएफिशिएंट का के कोएफिशिएंट से रेशियो लेंगे सेम आएगा। और अगर पैरेलल है तो सेम आने के साथ साथ यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी हमको। ax अपॉन bx should be same as ay upon by should be same as az upon bz in case when the vector a and b are perpendicular to parallel to each other। ठीक है, similarly one question will also be here, if vector a is anti-parallel to vector b then what will be the value of different things। बच्चों ऐसे केस में भी हमारे पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। एंटी पैरेलल इन दी सेंस ए और बी के बीच में एंगल 180 डिग्री है। बिल्कुल सिमिलर कंडीशन यहाँ होगा, बशर्ते जो ये रेशियो इक्वल तो होगा लेकिन निगेटिव होगा। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास आ गया -5, तो ये भी क्या होगा -5, ये भी क्या होगा -5, इक्वल होगा बट निगेटिव होगा। तो ये वाले टेक्निक का यूज करके बच्चों बड़ी आसानी से और बड़े जल्दी से आप रिजल्ट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है, वेक्टर ये इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ के कैप। बच्चों बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ के कैप। हमसे पूछा है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड अल्फा इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। दैट इज क्वाइट इजी टू से नाउ, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी देन ax upon bx should be same as ay upon by should be same as az upon bz should be greater than 0।
ऐसे केस में ax अपान bx इन द सेंस 2/3, ay अपान by इन द सेंस λ/4 और az अपान bz इन द सेंस α/3। बच्चों इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू यहाँ 8/3 आ जाएगी इतने से, और इसको देखेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये टेक्निक है, इसका यूज करके बड़ी आसानी से आप रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या a डॉट b इक्वल टू b डॉट ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ये भी cos थीटा देगा, ये भी cos थीटा देगा, स्केलर है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं, स्केलर मुझे रिजल्ट मिलना है, डायरेक्शन नाम का कोई चीज़ है नहीं, तो ये तो यहाँ पॉसिबल है, ये डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ये। यहाँ पर बच्चों ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है। ये क्रॉस बी, सवाल ये उठा क्या ये क्रॉस बी क्रॉस ये के बराबर होगा? नहीं सर, ये क्रॉस बी और बी क्रॉस ये का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ये के अपोजिट होगी, इसलिए इन दोनों को इक्वल कहना सही नहीं, इसलिए मैंने अनइक्वल यहाँ साइन लगाया हुआ है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ये क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। लिखने के लिए बच्चों दो वेक्टर बराबर लिखने के लिए जरूरी ये होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है ही, जब हमने यहाँ के अंदर बी क्रॉस ये में माइनस लगा दिया तो इसकी डायरेक्शन ये क्रॉस बी के सिमिलर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वल लिखे जा सकते हैं। सवाल आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ये नहीं होता, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ये हो जाए तो ये कब पॉसिबल है? बच्चों ये तब पॉसिबल है जब इनका रिजल्ट जीरो वेक्टर बन जाए, और जीरो वेक्टर तब बनेगा जब ए और बी के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री। तो याद रखिएगा, एक बार आपके AIEEE में पूछा भी जा चुका है, 180 डिग्री वहाँ ऑप्शन में था, 0 डिग्री नहीं था। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो चाहे हम ए क्रॉस बी लिखें चाहे बच्चों बी क्रॉस ए लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? से दोनों पर बच्चों वैल्यू क्या आएगी? 0 वेक्टर आएगी। इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ये लिखना ऐसी केस में पॉसिबल होगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पे बता देते हैं, समझिएगा आप लोग कि यहाँ पे पूछा जाता है, मान लीजिए ये डॉट बी प्लस सी प्लस डी ऐसे जा रहा है बच्चों, यहाँ पर ये कैसे करेंगे इसको? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट बच्चों सी के साथ, ये डॉट सी, और यहाँ पर ए का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ प्लस ये डॉट डी। अगर इसमें थोड़ा बहुत मैं ऑर्डर चेंज भी कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। हम ये डॉट बी को बी डॉट ए लिख दें, ये डॉट सी को सी डॉट ए लिख दें, या फिर इसको बाद में लिख दें, इसको पहले लिख दें, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बच्चों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। यही चीज़ अगर क्रॉस प्रोडक्ट में मैं देखने जाऊँ, ये क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ के अंदर क्या होगी? तो ये क्रॉस बी के, ये क्रॉस बी नहीं सॉरी, बी के जगह पर मैं लिख देता हूँ बी प्लस सी, ऐसे तमाम हो सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों ये का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, ये का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ ये क्रॉस बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए क्रॉस सी, ऐसे लिखूंगा यहाँ पर। लेकिन अगर कोई ऑर्डर चेंज करने की बात आएगी तो ऑर्डर अगर मैं बी क्रॉस ये इसको लिख दिया या यहाँ पर ये क्रॉस सी ही रहने दिया या बदल दिया तो बच्चों ये अनइक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आया है? तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव रूल तो फॉलो होगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो होगा, लेकिन एक डेफिनिट ऑर्डर में फॉलो होगा। ऑर्डर अगर हम चेंज करेंगे तो बच्चों यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। समझ गए होंगे आप? ये था बच्चों वेक्टर एनालिसिस का थियरी पोर्शन, जो हम लोग 8 या 10 लेक्चर में पढ़ते थे। आज उसको मैंने लगभग 1 लेक्चर में समाप्त करने का प्रयास किया है। मेन बिंदुओं को, मेन पॉइंट्स को याद दिलाने की मैंने आपको कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, बट वो चीज़ें कहीं इधर उधर ना हो जाएं, कहीं मिस ना हो जाए दिमाग से, कहीं से वॉश आउट ना हो जाएं। बस इसीलिए मैं आपको ये रिवीजन करा रहा था, आपके याददाश्त को ताज़ा करा रहा था। ठीक है बच्चों, आई होप आप इसको अच्छे से देखेंगे। अगला वीडियो फिर लेके आपके सामने आएंगे, तब तक इसकी स्टडी आप करते रहें।